अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ गुड़िया स्टेक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम हर सीज़न में जो भी मुझे ड्रामा लगते हैं कि स्टैंड आउट करते हैं अपने स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट के लिए, डायरेक्शन के लिए, एक्टिंग के लिए, मेरी कोशिश होती है कि आपको बिहाइंड द सीन्स जो लोग उस ड्रामे को इतना पॉपुलर बनाते हैं या इतना अच्छा देखने में बनाते हैं, उन लोगों से आपकी इंट्रोडक्शन करवाऊं ताकि आपको पता चले कि कितनी मेहनत लगती है एक अच्छे प्रोजेक्ट को स्क्रीन तक लाने के लिए। आज का जो हमारा शो है वो भी इसी एक काविश की एक लड़ी है। मैंने कुछ अरसे पहले एक ड्रामा देखा, तकरीबन 5-6 हफ्ते हो गए उसको स्टार्ट हुए हुए। आई थिंक 6 एपिसोड उसके आ चुके हैं, नक्श के नाम से। I was very happy with this show, and immediately I tried to locate who the writer of the drama is. और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इनके मैंने बाकी के ड्रामे भी देखे हुए हैं। मैंने I reached out to her and she was kind enough to come today and talk to us about her projects and about her journey throughout. तो जनाब, let's all welcome a very very dear सूफिया खुर्रम। अस्सलाम वालेकुम सूफिया, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड It's a pleasure. It's a pleasure. The pleasure is all mine. बहुत सारी सीरियल्स जिसमें से चंद के मैं नाम लूंगी। बेटी, मुझे खुदा पर यकीन है, लोग क्या कहेंगे, आफत, और अब नक्श चल रहा है, और ऑब्वियसली और भी होंगे काफ़ी सारे। लाइक टू नो लिटिल बिट अबाउट हाउ योर जर्नी स्टार्टेड। कैसे आप राइटिंग की तरफ कैसे आई, कैसे सब शुरू हुआ? एक्चुअली मैंने अपना करियर तो स्टार्ट किया था बैक इन 2005 जब मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की। और उसके बाद मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था जियो टेलीविजन से। हम्म। एट दैट टाइम इनफैक्ट जियो टीवी का एंटरटेनमेंट चैनल भी लॉन्च नहीं हुआ था। आई वाज वन ऑफ देम जिन्होंने एंटरटेनमेंट, उस वक्त जियो हाइब्रिड था, एक ही चैनल था, फिर एंटरटेनमेंट और न्यूज हुआ। ये 2006 में जो है एंटरटेनमेंट चैनल लॉन्च हुआ और वहां से मैंने अपने करियर का आगाज किया था। और मैं कंटेंट टीम में हुआ करती थी। फिर उसके बाद जियो के बाद मैंने सिक्स सिग्मा में काम किया। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पे उनका एंटरटेनमेंट हमने चैनल जो है रीलॉन्च किया एज अ कंटेंट हेड। और स्टार्ट से ही मेरी इन्वॉल्वमेंट स्क्रिप्ट्स में, स्टोरीज में और कंटेंट साइड पे रही। तो बस इसी पूरे सफर में मैंने सीखा और पढ़ा और समझा चीजों को। तो कहीं ना कहीं शायद वही वाली बात है कि जो ये राइटिंग है ये आप में होती है, आपको खुद से बस एक्सप्लोर करनी होती है। और मुझे इत्तेफाक है ये कि मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग मिले, और जिनमें इकबाल अंसारी साहब मेरे साथ एक्सप्रेस पे होते थे, मेरे बॉस थे इकबाल अंसारी साहब। मैंने मोहम्मद अहमद साहब के साथ काम किया। हमारे बहुत मशहूर प्रोड्यूसर हैं हसन जिया साहब। मैंने इन सबके साथ काम किया और ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे रियलाइज कराया कि मैं भी लिख सकती हूँ। मैं ये इन सब ने मुझे बहुत इनकरेज किया कि लिखो, तो मैं ये समझ है, क्योंकि आपको लगता है ना कि नहीं हम तो जॉब पे हैं, और एज अ कंटेंट हेड और एज अ कंटेंट पर्सन आप अपनी डेजिग्नेशन को, पोस्ट को बड़ा एंजॉय कर रहे होते हो और उसको बड़ा मजा आ रहा होता है आपको। तो उस पॉइंट पे जो मैंने सबसे पहला सीरियल लिखा है वो मैंने हसन जिया साहब का लिखा था, मासूम। जो गुलजार साहब की मूवी मासूम है उसके राइट्स उनके पास थे, उन्होंने मुझे ऑफर किया उसका स्क्रिप्ट लिखने को, जो फर्स्ट टाइम मैंने लिखा, पहला स्क्रिप्ट मेरी लाइफ का। और उसी में मैंने भी रियलाइज किया कि हाँ वाकई मैं लिख सकती हूँ। मैंने बहुत एंजॉय किया। फिर आई एम बेसिकली मदर ऑफ 3 किड्स, तो फिर जाहिर सी बात है, जैसे अमूमन हमारे यहाँ खवातीन के लिए 9 to 5 जॉब को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। अब उसमें मेरी स्ट्रगल ये थी कि मुझे फैमिली भी बैलेंस करनी थी और मुझे अपना करियर भी बनाना था। मुझे अपनी एक आइडेंटिटी भी बनानी थी, अपने आप को भी नहीं खोना था और बच्चों को भी प्रॉपर टाइम देना था। तो उसमें ग्रेजुअली मैं इस राइटिंग साइड पे आई। और मैंने पहले सुपरवाइज किए कुछ स्क्रिप्ट। मैंने एआरवाई डिजिटल के साथ काम किया, उनका प्रोजेक्ट था राजा इंदर। वो मैंने एक जूनियर राइटर से लिखवा के उनको दिया था, मेरी सुपरविजन थी उसमें। उसके बाद फिर बेटी सीरियल मैंने लिखा। तो आहिस्ते आहिस्ते
मैं ये कहूंगी कि सबसे ज्यादा तो मैं थैंकफुल हूँ कि मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हमारी इंडस्ट्री में, बहुत अच्छे लोग मिले। जैसे मैंने इनका नाम लिया, इसी तरह मैं ARY डिजिटल के कंटेंट हेड हैं अली इमरान, उन्होंने भी बहुत इनकरेज किया। मतलब मुझे, अगर मैं ये कहूँ तो मुझे अपने थ्रू आउट द करियर कभी भी कहीं भी किसी परेशानी को फेस नहीं करना पड़ा। मुझे हमेशा हर किसी ने इनकरेज किया लिखने के लिए और पसंद किया गया, और बस इस तरह मेरा सफर चलता चला गया। और जब आपको एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है, आपको अच्छे लोग मिलते हैं, आपके काम की हौसला अफजाई करते हैं, तो फिर आप यूनिक स्टोरीज की तरफ जाते हैं, फिर आप चैलेंजिंग स्टोरीज की तरफ जाते हैं। लोग क्या कहेंगे भी बहुत चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट था, बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट था वो। मुझे ARY ने मौका दिया इतने बड़े सब्जेक्ट पे लिखने का। हम्म। उस वक्त मैं एक नई राइटर थी, मेरा करियर तो बहुत था पीछे, लेकिन मैं एज अ राइटर मैं बिल्कुल नई थी। हम्म। तो वो मैंने किया, उससे बहुत, और लिटरली एक एक प्रोजेक्ट मैं करती गई और मैं सीखती गई। हम्म। और स्टिल मुझे लगता है अभी भी बहुत सीखना है, हम्म। बहुत कुछ करना है अभी भी, अल्लाह। बहुत सारी कहानियों पे काम करना है। तो स्टिल आई एम लर्निंग एंड आई एम ट्राइंग टू कन्वे सम गुड स्टोरीज, सम सब्जेक्टिव स्टोरीज, जिससे किसी को कुछ सीखने को भी मिले और जो एंटरटेनमेंट का भी बायस हो, तवज्जो का भी मरकज बने। ये इस तरह से लेके काम को चलना है। ये बात मैंने नोट की है आपके ड्रामास में सुफिया, के उनके अंदर कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होता है, एक सोशल मैसेज को लेके आप एक कहानी बनाती हैं और उसके हिसाब से कैरेक्टर होता है। तो ये इंटेंशनली आप करती हैं, पहले एक कोई थीम लेती हैं कि इस कहानी, इसके ऊपर मैंने कहानी बनानी है, या फिर बिल्कुल ऐसे होता है? ऐसे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जब आपके लिखने का आपके पास एक मकसद होता है, तो आप उसको एंजॉय करते हो। आपके कैरेक्टर, फिर उस जब आपकी स्टोरी बहुत स्ट्रांग हो, आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो, और वो एक आपके लिए मिशन हो टू प्रूव कि उस आपका कैरेक्टर भी किस कोई ऐसी लड़ाई लड़ रहा हो जो कहीं ना कहीं आपकी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हों जो सेम सिनेरियो से गुजर रहे हैं। तो एक तो ऐसी कहानियां बहुत रिलेटेबल स्टोरीज होती हैं, जिनमें माशरे की किसी भी तल्ख हकीकत का अंसर शामिल हो, तो वो लोग उससे कनेक्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं शायद हमारा किरदार उनकी मदद भी कर देता है, वो कोई उम्मीद दे देता है उन्हें। जैसे मैं यहाँ पे मिसाल दूंगी, मेरा जियो टीवी का था मुझे खुदा पे यकीन है, उसमें जो रिदा का कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर वो बहुत ही अपने हस्बैंड पे एक डिपेंडेंट औरत थी, जो हर काम अपने मियाँ की मर्जी से करना, और मतलब उसकी जिंदगी सिर्फ अपने शौहर के गिर्द घूमती थी। बट जब उसका शौहर उसे धोखा देता है, और उस मोमेंट पे जब वो ये रियलाइज करती है कि यार मेरी भी एक एग्जिस्टेंस है, मेरी भी अपनी एक पहचान है, और फिर जो उसकी स्ट्रगल है, वो जिस तरह अपने बच्चों के लिए खड़ी होती है, तो आई एम श्योर जो खवातीन इस दौर से, अक्सर खवातीन को लगता है जैसे अगर आपके साथ कोई ससुराल में प्रॉब्लम है, या आपके हस्बैंड आपके साथ चीट कर रहा है, तो वो रहती रहती हैं उसी ट्रॉमा को बर्दाश्त करती रहती हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगता है कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकती। तो उस प्रोजेक्ट को लिखते हुए मुझे यही था कि नहीं, मुझे ये होप देनी है कि एक औरत अकेले भी बहुत कुछ कर सकती है। और अभी तक मेरी यही कोशिश भी रही है। जो बेटी ड्रामे की मरियम का कैरेक्टर था, हम्म। उसने भी अपनी पूरी लड़ाई अकेले लड़ी थी। लोग क्या कहेंगे मीरब का कैरेक्टर भी मैंने इसी तरह से कन्वे करने की कोशिश की कि एक औरत, चाहे माशरे में कितनी बुराइयां हो, चाहे सब आपके अगेंस्ट हो जाएं, अगर आपको खुद पे भरोसा है तो यू कैन स्टैंड आउट। तो मीरब का भी मैंने यही किया। फिर उसके बाद रिदा का कैरेक्टर था, और अब हमना को भी मेरी पूरी यही कोशिश है। एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ग्रीन टीवी कि उन्होंने इतना डिफरेंट जो एक कॉन्सेप्ट था उसको इनकरेज किया, उसको सारे अप्रूवल्स मिले, और वो अब स्क्रीन तक पहुंचा। इसका सारा क्रेडिट ग्रीन को जाता है, क्योंकि एक फॉर्मूला से हट के उसकी स्टोरी का फॉर्मेट है, उसका क्राफ्ट टोटली एक फॉर्मूला ड्रामा से हट कर है। और तो ये चीज और ऐसी स्टोरीज बिल्कुल बननी चाहिए। मैं तो बहुत शदीद फेवर में हूँ ऐसी कहानियों के। चले, नक्श के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले मुझे ये बताओ
कि जो आपका ड्रामा था, जो आपने अभी कैरेक्टर्स के नाम लिए, मीरब थी, रिदा थी। अच्छा, रिदा को तो आपने ये दिखाया तो यही था कि वो इंडिपेंडेंट, उसने बच्चों को पाला, मगर एंड में वो फिर उसने दोबारा अपने हस्बैंड को एक्सेप्ट कर भी लिया। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ। उसमें देखिए ये वाली चीज जब हमने ये की भी थी और जब ऑन एयर भी आया था तो मुझे लोगों के बड़े मैसेज आए थे कि आपने उसको अपने हस्बैंड को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। तो उसमें मुझे मेरा जो ये पॉइंट ऑफ व्यू था, हमारी बड़ी चैनल के साथ भी डिस्कशन हुआ था। लेकिन हमें, क्योंकि हम थ्रू आउट ये दिखाते जा रहे थे कि उसका हस्बैंड एक असर में भी था, उसमें आपने नोटिस किया होगा वो जरा थोड़ा सा इंक्लिनेशन उसका काला जादू, तावीज, बातों में फंसा लेना, उलझा लेना, उस तरफ भी था। और इसीलिए फिर हमने जब इसको आखिर में इस तरफ हम कहानी को लेके आए थे तो हमने उसके हस्बैंड को भी एक प्रॉपर रियलाइजेशन के प्रोसेस से गुजारा था, उसको गिल्ट प्रोसेस से गुजारा था। और जब उसने सारी चीजों को एक्सेप्ट किया था, तब उस औरत ने, तब रिदा ने अपने हस्बैंड को एक्सेप्ट किया था, क्योंकि मोहब्बत तो वो करती थी। और जब मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत में एक ये वाला जो है माफ कर देने वाला मार्जिन होता है। हम्म। क्योंकि फिर जब आपको रियलाइज होता है कि उसको ये इस बात का यकीन था कि मेरा शौहर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। और जब हमने, इसीलिए हमने जो नाज़नीन का कैरेक्टर था जो यशमा गिल ने किया, उसको एक बहुत मंतकी अंजाम दिया था, एक प्रॉपर रीजनिंग के साथ कि किसी मर्द की लाइफ में अगर ये हो जाए वो, तो उसके पास क्या दोबारा एक जिंदगी को गुजारने का, एक बेहतर जिंदगी गुजारने का चांस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो उसमें हमने इस कॉन्सेप्ट को लेके वाइंड अप की तरफ गए थे। और हमारे पास जो ऑडियंस के फीडबैक थे या चैनल के पास जो फीडबैक था, तो वो भी रिदा और हमाद को मिलाना चाहते थे। वो एक हैप्पी एंडिंग से एक हाँ, ओवरऑल एक एक हैप्पी एंडिंग चाहते थे, बिकॉज बच्चों के लिए भी और हीरोइन के लिए भी, जो जब ड्रामा उस तरफ चल जाता है ना कि लोगों की कनेक्टिविटी, बिकॉज बहुत ही उसका अच्छा रिस्पॉन्स आया था। मुझे खुदा पे यकीन है का, लाइक उसकी 100 एपिसोडर था वो। और आई स्टिल रिमेम्बर के वो यूट्यूब पे भी ट्रेंड किया था, उसने नंबर 1 पे था ट्रेंडिंग में उसकी सारी एपिसोड्स। तो वो उसमें फिर हमें फैसला ऑडियंस की मर्जी का करना था, यही बिकॉज बात मैं उसमें पूछना ऑडियंस यही बहुत बात मैं ज्यादा थी। पूछना चाह रही थी सूफिया, हाँ एग्जैक्टली यही बात हाँ पूछना चाह रही थी हाँ। कि अगर अगर सब चीजें हटा दो, टीआरपीस को हटा दो, ऑडियंसेस के रिएक्शन को हटा दो, हैप्पी एंडिंग को हटा दो, अगर सूफिया खुद लिखती बाकी सब चीजें हट के, तो उसकी एंड क्या? हम्म। मुश्किल सवाल है, बड़ा सोच के तो बताना। रिदा माफ नहीं करती। नहीं नहीं, बहुत आसान सवाल है, रिदा कभी माफ नहीं करती। तो लेकिन सूफिया जो है वो ऑडियंस के लिए लिख रही थी, तो सुनना था वहां पे ऑडियंस को। अदरवाइज बिल्कुल अगर मैं लिखती तो मैं हम्माद को माफ नहीं करती। वेरी गुड, गुड। मैं तो मजीद नाको चने चबाती उसको। आई एम हैप्पी टू हियर दैट तुम्हारे मियाँ भी कहीं ना कहीं सुन रहे होंगे ये। तो आई थिंक ये करनी थी सूफिया कि देखो, मेरा ताल्लुक जाती तौर पे, मैं डॉक्टर हूँ पता है, लेकिन मैं एक साइकेट्रिस्ट भी हूँ साथ में। अच्छा, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन होती है जब ड्रामे के अंदर हम सुसाइड दिखा रहे होते हैं, बिकॉज वो मुझे लगता है कि वो थोड़ा हम्म वो डार्क एलिमेंट है जिसको कि हमें बहुत ज़्यादा ग्लैमरसली पोर्ट्रे नहीं करना चाहिए। लाइक यू नो कि अगर आप एक इंसान जो है वो अगर नहीं कर पा रहा, कोप नहीं कर पा रहा चीज़ों को, या डिप्रेशन में है या क्या है, तो फिर वो उसका हल यही निकलता है कि जी वो सुसाइड कर ले। या अगर जैसे कि ये यशमा गिल का कैरेक्टर, कुछ भी ऐसे है कि आप नहीं कोप कर पा रहे लाइफ के साथ, तो आपको सुसाइड आपके लिए एक सबसे आसान तरीन हल है। तो ये क्यों राइटर्स बिल्कुल। इजी वे आउट क्यों लेते हैं? नहीं, इसमें अनीला, राइटर्स इजी वे आउट नहीं लेते। इसमें मुझे याद है कि ये भी एक वो मोमेंट था जिसपे बड़ी लंबी हमारी बहस चली थी। आपको सुन के अजीब लगेगा, ये चीज हमारी ऑडियंसेस ही किसी जमाने में बहुत पसंद किया करती थी। हम्म। 2-3 चीजें थी जो किसी दौर में समझे कि बड़ी पसंद की जाती थी। एक, जिसके मैं भी इन चीजों के बहुत खिलाफ हूँ, एक ये कि हम जो नेगेटिव कैरेक्टर को आखिर में दिखा देते हैं कि वो जहनी तवाजुन खो बैठता है और
उसको पागल दिखा देते हैं या ये दिखा देते हैं। तो ये चीज भी हम्म। जो है एक टाइम था जब पसंद की जाती थी। और क्योंकि इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि आपने सुना होगा, आम जो हमारी अवाम है या जो हमारे आम लोग हैं, जो ये एक नॉर्मल तबका समझ लें, उसमें क्या होता है कि सुसाइड रेट जो है वो बहुत हाई है। और बहुत देखा जाता है या आपके सुनने में आता है कि लोग परेशानी से, जैसे मेरे जो है लोग क्या कहेंगे कि भी ओपनिंग यही थी, उसमें जो हसीब का कैरेक्टर था जो एजाज असलम साहब ने किया, हम्म। बहुत ही अमेजिंग परफॉर्म किया उन्होंने। तो उसमें हमने बेसिकली वो वो सुसाइड जो थी वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में हमने दिखाई। वो हमने दिखाई जो सोसाइटल प्रेशर में उसने आके की थी, अपने आप को, अपने आप एक फेलियर के उसमें उसने की थी। इसी सुसाइड को यशमा गिल में हमने एक सजा के तौर पे दिखाया था कि उस यशमा ने जो की थी, यशमा ने अपने आप से अपने आप को सजा देने के लिए की थी। दोनों जो मैंने दो लिखे हैं जिनमें दो में हमने सुसाइड का एलिमेंट दिखाया है, तो जो हसीब की सुसाइड थी हम्म। उसका पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट था। हसीब की सुसाइड वो थी कि वो शर्मिंदा हो गया था खुद से, वो सोसाइटी को फेस नहीं कर पाया बेसिकली। वो उसका वीक मोमेंट था जिसमें उसने डिसीजन लिया कि उसे लगा कि शायद उसका चले जाना बेहतर है। मतलब उसने अपने आप को हार्म जो दिया या जो, और ये जो इवेंट था ये हमने रियल स्टोरी से इंस्पायर होके क्रिएट किया था। लोग क्या कहेंगी कि जो ओपनिंग थी ये एक रियल इवेंट था जो कोविड के दिनों में एक केस हमारे सामने आया था, जिसपे हमें ये लगा था कि हमें, क्योंकि आपने बताया आप साइकेट्रिस्ट हैं तो आपको भी अंदाजा होगा कि जो सुसाइड करता है, जो ये अटेम्प्ट करता है, प्रॉब्लम क्या होती है कि वो सिर्फ अपने आप बारे में सोच रहा होता है। वो सिर्फ ये सोच रहा होता है कि वो सोसाइटी को, वो ये नहीं सोच रहा होता कि उसके इस एक्ट के बाद उसकी फैमिली का क्या होगा, उसके इस एक्ट के क्या प्रोस्पेक्ट्स निकलेंगे। वो उस वक्त नहीं सोच रहा था, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने इश्यूज में इतना ज्यादा इन्वॉल्व होता है, उसका डिप्रेशन इतना बढ़ चुका होता है कि हम्म। वो प्रोस्पेक्ट्स नहीं सोचता, जैसे कि हसीब ने नहीं सोचे। और उसने ये अटेम्प्ट किया, और उसके बाद उस कहानी में हमने उसके प्रोस्पेक्ट्स पे ही पूरी स्टोरी चलाई कि मीरब को क्या फेस करना पड़ा, वो तो चला गया, बाकी उसकी बीवी उसके बच्चों ने क्या फेस किया, हमने उस पे चलाया। जबकि मुझे खुदा पे यकीन है में हमने कहानी को वहां खत्म किया, उस लड़की ने गिल्ट में की। तो दोनों का एलिमेंट डिफरेंट था। लेकिन अब जो सिचुएशन है, अब जो तरीकेकार यहाँ पर, मतलब जिस तरह से हम कहानियां बनाते हैं या देखते हैं, या हमारे पास अब सोशल मीडिया पे जो रिस्पॉन्स आता है, हम्म। उसके हिसाब से अब लोग सुसाइड पे, मुझे लगता है पहले से ज्यादा अवेयर भी हो गए। हम्म। अब लोगों को और बात करना आती है, अब लोगों के पास जो है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस माशाल्लाह बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो हम्म। इसमें अब आपने ओवरऑल भी देखा होगा कि ड्रामों में भी ये एलिमेंट अब थोड़ा कम होता चला जा रहा है। और हमारी भी ये कोशिश होती थी, क्योंकि हम भी जो राइटर है, राइटर भी पिछले सारे ट्रेंड को देखते हुए चल रहा होता है। चैनल है, चैनल भी अपनी हर चीज, हर एलिमेंट्स को, कि क्या चीज उसकी ऑडियंस देखती है, क्या चीज उसकी ऑडियंस नहीं देखती, हमारी कहानी का किरदार किस रुख पे जा रहा है, क्या वो ऐसा अटेम्प्ट, क्या वो इतनी इंटेंस सिचुएशन में आ चुका है, क्या वो मेंटली इतना डिस्टर्ब हो चुका है कि उससे ये एक्ट कराया जा सकता है या नहीं, या हम उसको कोई और रुख दे सकते हैं या नहीं। तो बहुत सारे इस तरह के एलिमेंट होते हैं। अब जो नाजनीन का कैरेक्टर था, उसमें हमारे पास मैं आपको बताऊं, हमने यहाँ चैनल ने भी दो एंड शूट किए थे। और उसमें एक, हमने एक ये वाइंड अप शूट किया था जिसमें वो सुसाइड नहीं करती, वो बस सिर्फ इनकी लाइफ से माइनस हो जाती है। बट हमने लास्ट सीन दिखाया था कि वो फेसबुक पे या किसी उस पे रिदा और हम्माद की तस्वीर देखती है।
और बस यहाँ पे खत्म हो जाता है। लेकिन जो हमारे पास आखिर में रिस्पॉन्स आ रहा था, तो वो यही आ रहा था कि इसको तो मारे, इसको तो मार दे, इसने तो रिदा के साथ इतना बुरा किया है, इसको तो छोड़ना नहीं। तो फिर ऑब्वियसली फिर चैनल भी फिर डिसीजंस लेता है, क्योंकि वाइंड अप से भी वो कहते हैं ना कि ड्रामे की आखिरी किस्त ऐसी होनी चाहिए कि कहानी अमर हो जाए। बिल्कुल। तो फिर कहानी तो अमर उस वक्त होगी जब आपके नाजरीन पसंद करेंगे, जिनके लिए आप बनाते हो। हम जो काम कर रहे हैं, जो जो लिख रहे हैं, या चैनल अगर कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, तो चैनल की अपनी ऑडियंस के लिए कर रहा है। और ऑडियंस बहुत बहुत मैटर करती है हमारे लिए, क्योंकि वो वही वाली बात है कि ऑडियंस जिसे बादशाह बना दे जिसे फकीर बना दे, वो वाला हिसाब है। तो हम्म। इसलिए इन चीजों को हमें कंसिडर करना पड़ता है, हम्म। और इस हिसाब से कहानी को रुख देना पड़ता है। हम्म। अच्छा सफी, ये बात मुझे बताओ कि ये तो वो मुर्गी और अंडे वाली जो बात हमेशा से होती रही है कि हमेशा ये बहस होती है कि राइटर्स वो लिखते हैं जो लोग देखना चाहते हैं, और लोग कहते हैं कि जी हम वो देखते हैं जो राइटर्स लिखते हैं। तो बिल्कुल। हाँ क्या है हाँ। ये एक्चुअली, कौन इस बात का फैसला करेगा कि कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, राइटर्स? इसमें जो है, हम ये तो ये वाली चीज है कि ये एक किसी एक स्टेटमेंट पे हम इसको नहीं ला सकते कि राइटर वो लिखता है जो ऑडियंस देखती है, या ऑडियंस वो देखती है जो राइटर लिखता है। ये बड़ी इंटर रिलेटेड सा कनेक्शन है। ये बड़ा जो है जादुई ताल्लुक है राइटर का और ऑडियंस का, जिसमें राइटर जो लिखता है ना, वो बिल्कुल अपने उस इर्द गिर्द की इंस्पिरेशन होती है। हम लोगों की कहानी लिखते हैं। हम्म। राइटर वही लिखता है जो लोगों में कहीं ना कहीं, उसको कहीं कभी ना कभी किसी ने इंस्पायर किया होता है। आपका जो ह्यूमन माइंड है, वो जो कुछ भी क्रिएट कर रहा होता है, वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, हम्म। तभी वो माइंड क्रिएट करता है। हम्म। अब उसमें क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अगर मुआशरे में गलत हो रही हैं, तो हम एज इट इज उस गलत को पोर्ट्रे नहीं कर सकते, या ग्लैमराइज नहीं करना चाहिए। अब उस गलत को दिखाने का तरीका ये है कि वही वाली बात है कि कड़वी गोली को मीठे रैपर में लपेट के आप दे दें, बिल्कुल। कि आपका जो मकसद है वो भी पूरा हो जाए, और उसका जो ऑडियंस में उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट प्रिवेल कर रहा है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडिट भी हो जाए, कहीं ना कहीं उसमें बेहतरी आ जाए। अगर जिस तरह से अब किया जाता है कि जैसे हमारी औरतों को, या हमारे माशरे में, या हर माशरे में औरतों को एक सेकंड सिटीजन के तौर पे लिया जाता है, चाहे वो प्रोफेशनल उनकी आप लाइव देख लें, ऑफिस में देख लें, तो भी उनके लिए तरक्की करना या उनके लिए किसी बड़ी डेजिग्नेशन को हम्म। पे पहुंचना मुश्किल होता है। आप इंडस्ट्री में देख लें तो जो जितने भी आपके हीरोज हैं, वो ज्यादा चार्ज करते हैं, हीरोइंस कम चार्ज करती हैं। हीरोइंस की शादी हो जाए तो उनका करियर बैठ जाता है, हीरोज का चलता रहता है। तो इस तरह के डिफरेंसेस आपको हमेशा दिखे हैं, और इस पे हमेशा पिछले कई सालों से लेके आज तक हमेशा बात की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत, हर कोई कोशिश करता है, चाहे आप उसको चैनल्स को, टेलीविजन को ले लें, या इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री को ले लें, या अब आप सोशल मीडिया को ले लें, तो हम थ्रू आर कंटेंट स्लाइटली वी आर ट्राइंग टू शेपिंग आवर सोसाइटी, कि कहीं ना कहीं हम इन बातों को कर सकें कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। और मुझे लगता है कि इन सारी चीजों से स्लो सही लेकिन डिफरेंस आ रहा है। पहले की जनरेशन और अब की जनरेशन में आपको मेरे ख्याल से सपोर्टिव हस्बैंड्स ज्यादा मिलेंगे। आप, अब हमारे यहाँ लड़कियों का करियर शादी के बाद भी डिफिकल्ट हर चीज होती है, लेकिन एटलीस्ट अब हमारी लड़कियां ख्वाब देख लेती हैं कि हाँ, अगर वो पढ़ रही हैं तो वो शादी के बाद भी अपनी जॉब को कंटिन्यू कर लेंगी। जबकि अगर मैं ये देखूं कि मुझसे जो पहले की, जो मेरे पेरेंट्स वाली जनरेशन है, या मेरी अम्मी हैं, या मेरी खाला हैं, या मेरी फूफी हैं, वो सब की सब हाउस वाइफ्स हैं। सबने पढ़ा लिखा, शादी हो गई, और वो घर की हो गई। बहुत कम उसमें नजर आती हैं जिन्होंने शादी के बाद अपना करियर परसू किया। जबकि अगर मैं अपनी जनरेशन देखूं, तो उसमें मुझे करियर ओरिएंटेड खवातीन का रेट थोड़ा ज्यादा नजर आता है।
अब जो मेरे बाद जनरेशन है, जो मेरी बेटी है या मेरी भांजियां हैं, मेरी भतीजे हैं, उनमें रेट थोड़ा और बढ़ गया है। तो ये चीजें इम्पैक्ट लाती हैं। ये चीजें मेरा मेरा मानना ये है कि बस ये रायगा नहीं जाते ऐसे कॉन्सेप्ट्स या ऐसी चीजों पे काम करना। घरेलू खवातीन, ऑब्वियसली हमारे सोसाइटी में घरेलू खवातीन का रेट ज्यादा है, तो घरेलू कहानियां हमेशा पसंद की जाती हैं। किसी भी लड़की हो सकती है, लड़की भी अपनी लड़ाई, अपनी जो डिग्निटी को बरकरार रखते हुए अपने रिश्ते भी निभा सकती है और अपनी एक आइडेंटिटी भी बना सकती है। तो ये दोनों चीजें ही आपको नजर आएंगी, किसी कभी कोई कम कभी कोई ज्यादा, लेकिन सोसाइटी में एग्जिस्ट जरूर करती हैं। आपकी इस बात से हम आते हैं आपके ड्रामे की तरफ, जिसकी वजह से आज हमने ये महफिल सजाई है, नक्श। बिल्कुल। बहुत बहुत कम मैंने देखा है कि मैं किसी ड्रामे की हीरोइन से सुनी। आई थिंक हमना इज वन ऑफ द कैरेक्टर्स जिसने मुझे इम्प्रेस किया। उसकी कुछ वजूहात थी, इसका मतलब ये नहीं था कि उसमें कोई फॉल्ट्स नहीं है। फॉल्ट्स की तरफ भी आएंगे, उधर भी खिंचाई होगी जरूर, लेकिन लेकिन अच्छी बातें जो हैं, वो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि नक्श एक, इट्स नॉट अ टिपिकल ड्रामा। एक वो जो एक वो है, उसे आपने हटके एक एक अटेम्प्ट की है, विच इज कमेंडेबल। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक रन ऑफ द मिल चीज बनाना तो फिर भी कंपैरेटिवली एक आसान होता है। आपने एक रूटीन से हटके ड्रामा लिखना एक थोड़ा सा एक चैलेंज होता है, और उसने आपने एक्सेप्ट किया, उसको किया, और माशाल्लाह कामयाबी से किया। जो फीमेल लीड है आपकी हमना, जो कि हिनाल ताफ प्ले हम्म। कर रही हैं, वेरी बिल्कुल। रिफ्रेशिंग कैरेक्टर। जब हम एक एम्पावर्ड लड़की दिखाते हैं और एक स्मार्ट लड़की दिखाते हैं, तो हम उसके साथ साथ उसके अंदर काफी सारी कॉमिकल चीजें ऐड कर लेते हैं समहाउ, बिल्कुल। कि वो एक लोग अट्रैक्ट हो, लोगों को एक एक बहुत मासूम सी एक चुलबुली सी लड़की भी हो, लेकिन उसके साथ वो बड़ी स्मार्ट भी है, बड़ी एम्पावर्ड भी है, जो आजकल की लड़की है। आपने उसको थोड़ा सा स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया है। आपने दिखाया है कि एक स्मार्ट है, एम्पावर्ड है, और शी इज वेरी क्लियर इन हर हेड, शी नोज व्हाट शी। हम्म। तो ये मुझे बताओ कि हमना का कैरेक्टर कैसे क्रिएट हुआ, कैसे दिमाग में आया, और वो क्या है, कैरेक्टर को डिफाइन करो। देखिए, हमना का जो कैरेक्टर है, वो मुझे पता नहीं क्यों ये मेरा ये मानना है कि अगर हमारी सोसाइटी की हर लड़की हमना की तरह एक मजबूत सोच रखे, और सबसे बड़ी बात कि खुद पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट रखे, तो आई स्वेयर 80% लड़कियों के और खवातीन के मसाइल हल हो सकते हैं। मेरा जो हमना का कैरेक्टर इतना स्ट्रांग दिखाने का मकसद था, वो सिर्फ ये मकसद था कि मैं सिर्फ और सिर्फ ये चीज किसी तरह लोगों तक ये पहुंचाना चाहती थी कि जो कामयाबी है, एक तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मानना है कि जो हमारे एलीट क्लास है या जो रिच बैकग्राउंड की लड़की है, उसके साथ कोई मसले नहीं होते। ठीक है। हमारे यहाँ क्योंकि इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे यहाँ जो हमारी मिडिल क्लास है सोसाइटी में, वहां की लड़कियां बहुत जल्दी सरेंडर कर देती हैं, बहुत जल्दी हार मान लेती हैं, अपना करियर भी छोड़ देंगी, अपनी जो है अपनी आइडेंटिटी भी छोड़ देंगी। तो ये चीज मुझे बहुत बग करती थी। मैं बहुत मेरा मिलना मिलाना, ऑब्वियसली माशाल्लाह आई एम मदर ऑफ 3 किड्स, तो मेरा जो है काफी, और मैं बड़ा पसंद करती हूँ लोगों से मिलना घुलना मिलना, बहुत दोस्त हैं मेरे। तो मैं अक्सर जब भी बैठती हूँ बात करती हूँ, तो मुझे मेरे लिए बड़ा शॉकिंग होता है जब मुझे सामने कोई बैठी हुई खातून बताती है कि मैंने एमबीबीएस डॉक्टर किया है। और फिर मैं कहती हूँ अच्छा, तो अब आप क्या करती हैं? तो वो कहती है कहाँ, अब तो बच्चे हैं, अब तो मैं कुछ नहीं करती। तो मुझे लिटरली वो उनको शायद कहना उतना बुरा नहीं लगता जितना मुझे सुनना बुरा लगता है। वो मुझे बहुत हिट, हमेशा से मुझे लगता था कि क्यों कुछ नहीं करती। मतलब और सबसे बड़ी बात कि ये बहुत गलत है कि आप बच्चों को ब्लेम दें कि बच्चों की वजह से आपने नहीं किया। आपके पास ऑप्शन होता है, रास्ता होता है, कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज होती हैं, सिर्फ आप उन पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर नहीं करते। आप खुद वीक होते हो, सोसाइटी बुरी नहीं होती या लोग बुरे नहीं होते, आपके अंदर उस आइस को ब्रेक करने की जरूरत नहीं होती। वंस आप वो ब्रेक करो तो फिर आपको रास्ता नजर आ जाएगा। तो हमना के पीछे वो सारी खवातीन हैं
जिनसे मैं कभी मिली हूँ, जो कोई इंजीनियर था, जो कोई डॉक्टर था, जो किसी ने कुछ पढ़ा हुआ था, किसी ने कुछ पढ़ा हुआ था, और वो कुछ नहीं कर रही थी अपनी लाइफ में। वो एक सिंपल हाउसवाइफ थी, और आहिस्ता आहिस्ता वो मिट रही थी अपनी जिंदगी में। वो बस मदर ऑफ समवन रह गई थी कि मैं इसकी अम्मी हूं, मैं उसकी अम्मी हूं। तो ये चीज मुझे बहुत, हमेशा मुझे बहुत बक करती थी कि क्यों, ऐसा क्यों। मुझे, मेरा मानना यह है कि कुदरत ने हर इंसान को सेम बनाया है, कोई किसी से कम नहीं है। बिल्कुल एक उसने बराबरी रखी है, उसने ना मर्द को तख्लीक करने में, ना औरत को तख्लीक करने में कोई कम ज्यादा का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया। तो फिर खुद को कम मान लेना और इतना इजीली एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ मैं अब लाइफ के उस फेज में हूं कि मैं ये नहीं कर सकती, ये गलत है। ये अपने साथ भी गलत है और उस इंसान के साथ भी गलत है जो शायद आपकी जगह आके प्रूव कर सकता था और वो सीट आपने ले ली। इसी चीज को माइंड में रख के मैंने हमना की जो बहन का कैरेक्टर है, वो, मरियम। उस लड़की ने एमबीबीएस किया हुआ है, बट वो क्योंकि उसका शुमार उन औरतों में होता है कि उसको जो बाप ने कहा वो कर दिया, जो शौहर ने कहा वो कर दिया, और उसको लगता है कि बस मेरे जो बाप है और जो मेरा शौहर है, बस वही सब कुछ है। अब बाप की इज्जत करने के लिए या शौहर से मोहब्बत करने के लिए, इन दोनों रवैयों को निभाने के लिए खुद को खत्म करना कहीं जरूरी नहीं है। मैं इस चीज को कन्वे करना चाहती थी, और मैं यहाँ भी यही बात कहूंगी ताकि जो जो लड़की, जो भी आपका ये चैनल देखती हो, वो प्लीज अपने आप को, आप जब खुद को इंपॉर्टेंस देंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपनी सराउंडिंग्स को इंपॉर्टेंस देंगे। किसी से मोहब्बत करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप खुद को हार जाएं या हार मान लें या मिट जाएं। नहीं, आप अपने आप को स्टेबल रख के, आप अपने आप को स्टैंड आउट करते हुए सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। और आई बिलीव कि खुद को स्टैंड आउट करते हुए सब कुछ करना इज डिफिकल्ट। जो अपने करियर को सरेंडर कर देती हैं या खुद को सरेंडर कर देती हैं, दैट्स इजी, क्योंकि फिर उनको खाना पीना ना, उनको बातें सुननी पड़ती हैं, वो बड़ी चहीती भी होती हैं। यही चीज हमने इस कैरेक्टर में दिखाने की कोशिश की है कि बड़ी वाली बहन ने क्योंकि हमेशा जो है शोहर की और बाप की खींची हुई लकीर पे चली है, तो शी कंसिडर्ड एज अ मोस्ट ओबीडियंट एंड काइंड एंड लविंग गर्ल। और हम ना, जो सही है, जो एक सही बात कर रही है, जो कुछ करना चाहती है, जो ख्वाब देखना चाहती है, वो एक गलत लड़की के तौर पे नजर आ रही है। क्योंकि हमारे यहाँ बात को कहना, अपना ओपिनियन रखना पसंद नहीं किया जाता, खास तौर पे अगर आपके घर की खवातीन ऐसी हो या आपकी बेटी कहे कि नहीं भाई अबू आप गलत कह रहे हैं और मैं ज्यादा बेहतर जानती हूँ, तो हमारे अब्बू की ईगो हर्ट हो जाती है कि तुम कौन होती हो ये कहने वाली। या अगर आप शौहर से कहें कि नहीं इस बारे में, मतलब आप खुद सोचें कि हमारी सोसाइटी में कितनी औरतें ऐसी होंगी जो घर के फैसले खुद करती हों, शौहर करते हैं। जबकि ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि शौहर ही अक्लमंद हो। आई एम सो सॉरी। ऐसा भी हो सकता है कि उस घर की औरत अक्लमंद हो, उस घर की बहू अक्लमंद हो, बहू ज्यादा पढ़ी लिखी हो और वो बेहतर फैसला कर सकती हो। तो ये पॉसिबिलिटी है कि जलाहट ने हमना क्रिएट की है। और मैंने इसीलिए इस कहानी में पूरी ये कोशिश की है, और जितनी भी उस पे ट्रबल्स आएंगी वो उसको हेड स्ट्रॉन्ग, हेड्स अप, स्ट्रेट बैक के साथ डील करेगी। वो कभी भी वीक नहीं पड़ेगी। मैं अपने कैरेक्टर को कमजोर नहीं पड़ने दूंगी। तो मुझे ये बताएं कि ओवरऑल अगर हम कहें तो नक्श का प्लॉट क्या है? इज इट अ थ्रिलर या इट्स अ सस्पेंस ड्रामा? एग्जैक्टली आप उसको किस किस जॉनर में आप लेकर आएंगे? It's a family drama basically. It's not a, इसका ट्रीटमेंट थोड़ा थ्रिलर और सस्पेंस वाला है, बट इट इज अ फैमिली ड्रामा। एक हमने एक, अगर जैसे अगर हमें सिर्फ चैनल को या हमारे जो डायरेक्टर हैं या किसी को भी, अगर हमें सिर्फ इसको थ्रिलर, यही इसकी मेरे ख्याल से जो नक्श का जो यूनिक एलिमेंट है ना, कि ये एक फैमिली ड्रामा है विद अ टच ऑफ थ्रिल एंड सस्पेंस।
क्योंकि इसमें हमने जो प्लॉट हमने डिसाइड किया या जो प्लॉट हमने डिफाइन किया है स्टोरी में, वो कैरेक्टर्स का जो रिलेशनशिप है, जो डायनामिक्स हैं, वो सब रिश्तों में बंधे हुए हैं। उन और रिश्तों में बंधे होने की वजह से ही उनके जो बीच का कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। बिकॉज हमना के लिए प्रूफ करना डिफिकल्ट क्यों होता है? क्योंकि वो उसका सगा बहनोई है। उसकी हर एक्शन पे उसकी बहन की शादीशुदा जिंदगी स्टेक पे आ जाती है। उसकी हर एक्शन पे उसका और उसके बाप का रिलेशन खराब हो जाता है। जहां वो सच बोलना चाहती है तो उसका और उसका जो शौहर है उसका रिलेशन खराब हो जाता है। जो राहिम का कैरेक्टर है, जो राहिम उससे बेपनाह मोहब्बत करता है, और हम ना जानती है, हम ना बाकायदा मैंने जो इस चीज को एक आपने देखा होगा शायद एपिसोड 4 में या 5 में वो सीन भी आया था कि वो कहती है राहिम को कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम अपनी मोहब्बत को एक्सप्रेस करते हो। मुझे बहुत, मतलब वो उसको एक उस ऐसा नहीं है कि राहिम की मोहब्बत वेस्ट हो रही है। वो राहिम की मोहब्बत उस पे असरअंदाज होती है। उसे अच्छा लग, चाहे जाना किसे नहीं अच्छा लगता? हर औरत को अच्छा लगता है। तारीफ तो हर औरत को पसंद है, जिस तरह राहिम उससे मोहब्बत करता है या उसकी तारीफ करता है। मगर हमना की बेस्ट बात यह है कि वो राहिम की मोहब्बत को, उसकी तारीफों को अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहती। वो राहिम की वो अपने वो राहिम की मोहब्बत को अपनी ताकत बनाना चाहती है। इसीलिए वो राहिम से कहती है तुम जब मोहब्बत करते हो तो फिर मोहब्बत में तो खौफ नहीं होता, मोहब्बत तो लड़ जाती है। मोहब्बत तो फिर नहीं देखती ना, कुछ दिन रात नहीं देखती। मोहब्बत, अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो खड़े हो जाओ मेरे साथ, फिर किस बात का डर है? तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तो तुम मेरी ताकत बन जाओ, तुम मेरे साथ खड़े हो जाओ, तुम मेरी स्ट्रेंथ बन जाओ, बजाय इसके कि तुम अपनी मोहब्बत का राग अलाप 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 के मुझे कमजोर बनने का। तो ये चीज जो है वो मुझे ये जो पॉइंट है ना, ये बस मेरी दुआ है अब तो कि हमारी खवातीन तक पहुंचे कि हमारे यहाँ जो मोहब्बत को समझा जाता है और बड़ा फख्र जैसे हमारी उसका कैरेक्टर है हमना की सिस्टर का, कि शौहर की खातिर तो मतलब इंसान कुछ भी कर देता है। तो ठीक है, शौहर की खातिर कर दें, शौहर आपकी खातिर एक छोटा सा काम नहीं कर सकता? शौहर भी तो कर सकता है ना। अगर औरत अपने, अगर बीवी अपने शौहर के लिए अपना घर बार छोड़ के आ सकती है, उसके बच्चों को परवान चढ़ा सकती है, उसका घर संभाल सकती है, तो क्या शौहर इतना सा नहीं कर सकता कि उसकी आइडेंटिटी, उसकी शनाख्त बनी रहे? जो खवातीन हमारी इंडस्ट्री में या हमारी सोसाइटी में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या बड़े मुकाम पर हैं, तो क्या उनके शोहरों को अच्छा नहीं लगता होगा किसी को बताते हुए कि उनकी वाइफ इस मुकाम पे है? या जब उनके बच्चे बताते होंगे कि उनकी माँ इस मुकाम पे है या उनकी माँ डॉक्टर है, तो ये कितने फख्र की बात होती है। एक छोटा सा चंक होता है लाइफ का जो डिफिकल्ट होता है, अगर उसमें आपका पार्टनर आपके साथ खड़ा हो जाए और वो जो डिफिकल्ट पैच है, रफ पैच है लाइफ का, वो आपके साथ खड़े होके गुजार दे, तो फिर सारी जिंदगी सिर्फ फख्र होता है, सिर्फ डिग्निटी होती है आपके पास। वेल सेड, वेल तो सेड। इस में, इस नक्श में हमने यही दिखाने की कोशिश की है, इसको थ्रिलर और सस्पेंस का एक टच दिया है ताकि स्टोरी स्टेल ना हो, ड्रैग ना हो, सिर्फ हम ड्राइंग रूम में ही बंद ना रह जाएं, हम सिर्फ कमरों के ही सीन्स ना आते रहें। हमारी लड़की के पास, हमारी लड़की इतनी बोल्ड हो कि वो, क्योंकि वो ये चैलेंज कर रही है ना, वो ये क्लेम कर रही है। अच्छा, इसमें जो दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट हमने चीज रजिस्टर करने की कोशिश की है, वो ये कोशिश की है कि हमारी सोसाइटी में जो है ये माना जाता है या कहा जाता है या होता है कि बाप के बाद उसका बेटा ही सब कर सकता है। तो इस कहानी में इसीलिए हमने सालिम साहब का कोई बेटा नहीं रखा, इस बात को दिखाने के लिए कि अगर किसी बाप की सिर्फ बेटियां हैं तो बेटियां भी बाप की लेगेसी को आगे बढ़ा सकती हैं। किसी की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए, कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए जेंडर रोल, जेंडर कोई रोल प्ले नहीं करता। आपके बिजनेस को चलाने के लिए मसल्स नहीं, माइंड काम करता है।
जो औरत के पास भी है, जो मर्द के पास भी है। इंटेलिजेंस काम करती है। तो उसमें तो मर्द और औरत बराबर हैं। तो इसमें हमने इस एलिमेंट को भी रजिस्टर किया है। और हमना की एक ये लड़ाई, एक उसकी लड़ाई है अपने शोहर, अपने लवर से, पार्टनर से, कि भाई अगर तुम मेरा साथ दो। एक लड़की हमने दिखाई है जिसके लिए एक सोसाइटी की या हमारी जो एक औरत है उसके लिए दो रिश्ते सबसे अहम होते हैं। वो चाहे उसे आसमान पे उड़ा दें या चाहे जमीन जिंदा दरगोर कर दें। और वो रिश्ते होते हैं या तो बाप भाई या उसका शौहर। हमारे यहाँ इसमें बांध के रखा है औरत को। जब तक वो अनमैरिड है उस पे उसके बाप भाई का हुक्म चलता है। मैरिड होती है उस पे उसके शौहर का हुक्म चलने लगता है। तो इस कहानी में हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि अगर बाप भाई भी उसके साथ हो और उसका पार्टनर भी उसके साथ हो, तो औरत तो वंडर्स कर सकती है, दुनिया बदल सकती है वो। फिर आप वो किसी से कम है ही नहीं। वो सब कुछ करके दिखा सकती है जो शायद एक मर्द करता हो। इसीलिए हमने इसमें हमना का कोई भाई नहीं रखा। और हमना की यही लड़ाई रखी है अपने बाप से, उसको यही शिकवा है कि जो कुछ आपका है, जब आप कहते हैं कि ये सब मेरा है तो मुझे ओन करने देना। फिर मैं ऑन करती हूँ, मैं खड़ी होती हूँ आपके पीछे, बेटी हूं मैं आपका साथ देती हूँ। ये लड़ाई है। इसको हमने थोड़ा सा सस्पेंस और थ्रिलर टच के साथ कन्वे करने की कोशिश की है। यही चीज जो है ना, ये स्क्रिप्ट के अंदर ये थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी लेकर आ रही है। बिकॉज जो ओके। फादर का जो कैरेक्टर है ना, ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये थोड़ा सा हिला हुआ कैरेक्टर है। बिकॉज आपने जब स्टैब्लिश किया शुरू से लेके कि भाई फादर के लिए ही इज वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिज डॉटर्स, स्पेशली जब वो हमना को लेके जा रहे हैं, उनको एज अ सॉर्ट ऑफ पूरा हेड डिपार्टमेंट का पूरा हेड बना दिया, फार्मेसी का सब कुछ कर दिया। तो वो हमना को देख रहे हैं एज द नेक्स्ट इन लाइन, या जो ओवरटेक करेगी इस ऑफिस को। हम्म। तो हम्म। एक तरफ तो ये प्रोग्रेसिव सोच है बाप की कि वो बेटी हम्म। को, छोटी बेटी को वो सब कुछ सौंपने के लिए तैयार है। फिर बिल्कुल। एकदम से हम देखते हैं कि ये शिफ्ट आ रहा है और वो प्रेशराइज कर रहे हैं बेटी को कि तुम शादी कर लो और ये कर लो। तो वो एक बाप के कैरेक्टर के साथ वो चीज जा नहीं रही, वो मैच नहीं कर रही कि क्यों ऐसे कर रहे हैं वो। अच्छा, अब यहाँ पे ये है वो क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में ना उनकी दूसरी बेटी की जिंदगी इन्वॉल्व हो गई है। अब उन इस सालिम के कैरेक्टर के जितने भी एक्शन हैं वो फोर्स्ड एक्शन है, और उनके पीछे जो फोर्स है वो है हुमायूं का। सालिम तो जो जो सालिम का कैरेक्टर है, सालिम हमारी सोसाइटी का वो बाप है जो हर चीज को बेहतर करने की कोशिश में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। और हुमायूं हमारा वो कैरेक्टर है जो इतना रूड, इतना ब्रूटल, इतना एरोगेंट बंदा है, जो अपने आगे किसी को देखने को तैयार ही नहीं है। उसके लिए जो है उसके लिए उसका कैरेक्टर या उसकी उसकी जो पोजीशन है वो इतनी मैटर करती है, और वो इतना मैनिपुलेटिव इंसान है कि उसने उस जो सालिम को इस तरह से शीशे में उतार रखा है कि सालिम को समझ, मतलब वही वाली बात है ना कि जब आपके सामने आपका दामाद हो जो बिल्कुल बेटों जैसा है, जिसपे आपका ट्रस्ट इतना स्ट्रांग है, तो जो घर की छोटी बेटी है फिर इंसान उसको कहेगा ना कि तुम गुस्सा कर रही हो भाई, तुम गलत हो। ये यहाँ पे सालिम जो आपको ऐसा लग रहा है ना कि कैरेक्टर भाई बाप इधर ये कह रहे इधर कह, तो बेसिकली सालिम इज, एक साइड पे सालिम इज सैंडविच बिटवीन अ डॉटर, बिटवीन टू डॉटर्स बेसिकली। हमना के लिए और उसकी जो बेटी मरियम है, मरियम, क्योंकि हुमायूं तो उसको खेल, हुमायूं की जो हमने दिखाया है स्क्रिप्ट में या ड्रामे में हमारा जिस तरह से, तो इट्स अबाउट 8 years ऑफ मैरिज जो हुमायूं और मरियम की शादी है। तो वो 8 साल से इनकी फैमिली में है, और 8 साल से वो इतनी जो है शातिर अंदाज में कारोबार को लेके चल रहा है कि सालिम के सामने तो बहुत बहुत प्रिटी पिक्चर है उसकी, बहुत रोजी पिक्चर है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, सच अ इंटेलिजेंट दामाद, एंड ही इज मैनेजिंग द बिजनेस एंड एवरीथिंग। बट अब कोई उसने लूप होल ही नहीं छोड़ा है ना कि वो सालिम को लगे कि वो गलत कह रहा है। और हमना जो आई है कहानी में, जब वो पढ़ के आई है, तो शुरू में भी हमने थोड़ा सा हमना को इसीलिए दिखाया है कि हमना को थोड़ा सा कहीं ना कहीं आइडिया होता है
बहनोई के, क्योंकि हमने इतनी इंटेलिजेंट दिखाई है कि उसकी ये हिस्स भी बड़ी स्ट्रांग है कि वो बड़ी वाइब को ना जज कर लेती है कि क्या प्रॉब्लम है किधर। जबकि जो दामाद, आप तो हमारे यहाँ तो दामाद जी सर पे बैठते हैं, और उन्हें ऐसा नहीं है, उन्हें राहिम भी उतना ही अजीज है। ऐसा भी हमने नहीं रखा, आगे भी हमने कब कहीं पे भी आप जब ड्रामा देखेंगे, कहानी हमारी आगे बढ़ेगी, तो सालिम के लिए राहिम भी उतना ही चहीता है जितना कि हुमायूं। वो तो वो तो बहुत जो है, जब वो पिक्चर खुलेगी और कैसे खुलेगी और क्या क्या होगा, वो सब तो सस्पेंस है अभी। वो देख बट वो तो हम देख। जो, हाँ ये तो आप सबने देखना है। बट बेसिकली हमने जो सालिम के कैरेक्टर को, इसीलिए हम हमारी जो कहानी है ना, आपने ये नोटिस किया होगा कि जो फोकस है वो हमना के फादर, हमना के पार्टनर और विलन जो हमारा बहनोई है, हमने इन्हीं तीन के, क्योंकि हमने एक लड़की की लड़ाई जो दिखाई है मुआशरे से या मुआशरे में मौजूद मसलों में या इश्यूज में, या एक लड़की को अपने करियर को परसू करने के लिए क्या स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं, तो मैंने उसको रखा तीन उन रिश्तों के बीच है जो मेल, जो जो हमारी मेल डोमिनेंट सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है। हमने माँ को उतना नहीं रखा जितना बाप के कैरेक्टर को जो है हाईलाइट में रखा है। सूफिया, एक तो मेरे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ना, जब ये माँ की कैरेक्टर को हम लोग सिर्फ चीखने चिल्लाने तक महदूद कर देते हैं। यार, अमीर घरों की माँ इतना नहीं चीखती हैं यार, मतलब मेरा भी ताल्लुक है कुछ कुछ अमीर घरों से। इतना नहीं चीखती कि कानों को हाथ लगाना पड़ जाए कि यार बस कर दो, बस कर दो। हर जुमला चीख के अदा हो रहा है, हर जुमला चीख के अदा हो रहा है। तो मतलब उसको थोड़ा सा टोन डाउन किया जा सकता है किसी तरीके से। बहुत नहीं, लाउड। बिल्कुल टोन डाउन नहीं किया जा सकता। ये तो हमारे यहाँ का जो है ना, ये तो बड़ा ही गलत परसेप्शन है कि जो है अमीर घर की औरतें नहीं चीखती, या पढ़ी लिखी औरत नहीं बदतमीजी करती, और बेचारी सिर्फ चीखती जो है है अनपढ़ यार, बदतमीजी करती है। बहुत ज्यादा। तो तो ये तो वो चीज है कि बदतमीजी का ताल्लुक या बद इखलाकी का ताल्लुक तो आपके इसमें मेरा नहीं ख्याल कि तालीम का कोई अमल दखल हो पाता है। वो तो आपके उस पे डिपेंड करता है, आपकी अपनी नेचर पे और पर्सनैलिटी पे। बहुत पढ़े लिखे लोग भी, और अब तो थैंक्स टू सोशल मीडिया के काफी जो है इन्फ्लुएंशियल लोग भी नजर आ जाते हैं कि वो कैसे कैसे किस तरह से सड़कों पे और इधर उधर रूडली बिहेव कर देते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां भी होती हैं, कारोबार भी होता है, ऐसे बहुत सारे। अभी करंटली तो हमने बहुत से ऐसे इवेंट्स को विटनेस किया है जिसमें बहुत बड़े घर के लोगों ने इस तरह की जो है क्या कहेंगे उसको, बदइखलाकी कहेंगे, जिसके साथ बुरे रवैये दिखाए हैं। तो इसमें जो हमना की माँ का जो कैरेक्टर है ना, वो हमना की माँ एक, ठीक है वो बहुत बड़े घराने से ताल्लुक रखती है, लेकिन वो एक बहुत छोटी सोच रखती है। घराना, अमारत, दौलत का जो है ना, वो सोच नहीं बदलती। किसी बहुत छोटे घर में बहुत प्रोग्रेसिव सोच आपको मिल सकती है, और किसी बहुत बड़े घर में बहुत कंजर्वेटिव सोच मिल सकती है। बड़े से बड़े घरों में, और जैसे मैंने शुरू में बात की कि लड़कियों को करियर परसू करने की इजाजत नहीं होती, तो मेरा बिल्कुल इससे मतलब नहीं था कि इसे मिडिल क्लास की लड़कियां हैं जिनको करियर परसू करने की इजाजत नहीं होती। बहुत बड़े, बहुत दौलतमंद घरानों में, बहुत बड़ी फैमिलीज में जो है लड़कियों को ज्यादा पढ़ने की इजाजत नहीं होती। उनके 18-19 साल में शादियां हो जाती हैं। वो जो है अपनी कोई इवन डिग्री तक नहीं कंप्लीट कर पाती, और फिर उनको आगे उनके हस्बैंड्स की तरफ से भी परमिशन नहीं होती। तो इसमें तो हम इन्हीं चीजों को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मसला सिर्फ हमारी मिडिल क्लास औरत फेस नहीं कर रही, ये हमारी औरत फेस कर रही है, जिसका हर क्लास से ताल्लुक है। और जहां तक कंजर्वेटिव सोच का ताल्लुक है, वो भी हर क्लास में मौजूद है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ जो है मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में ये प्रॉब्लम्स प्रिवेल कर रही हैं, ये ओवरऑल प्रॉब्लम प्रिवेल कर रही है।
और इस पे इसीलिए हर सेक्टर में बात होती है, क्योंकि आप खुद सोचें ना कि किसी मल्टीनेशनल में जो आप औरतों को आगे नहीं आने दिया जाता या बड़ी डेजिग्नेशन पे नहीं बिठाया जाता, तो किसी मल्टीनेशनल में कोई लोअर क्लास तो नहीं होती ना, सब बड़े ही लोग होते हैं। बट हमारे यहाँ ये परसेप्शन है ना कि औरत को आगे नहीं आने देना, उसके झमेले होते हैं। मैं ने खुद हमने जॉब इंटरव्यूज में इसमें उसमें ये लिटरली मैंने खुद मुझसे खुद कहा गया है कि हम लड़कियों को हायर करने में डरते हैं, साल भर में उनकी शादी हो जाती है, नौकरी छोड़ के चली जाती है, हम उन्हें ट्रेन करते हैं वो चली जाती हैं। तो कोई ये भी तो सोचे ना कि वो क्यों चली जाती हैं, या तो उनको कंपनी से सपोर्ट नहीं होती या उन्हें घर से सपोर्ट नहीं होती। वरना कोई लड़की क्यों अपना करियर छोड़ेगी या कोई क्यों जो है अपनी पोजीशन छोड़ेगी। ये तो सिनेरियो क्रिएट किया जाता है ना, उसका इर्द गिर्द का माहौल है उसके लिए अगर फेवरेबल होगा हम्म। तो वो वही वाली बात है, किसी पौधे के लिए अगर एनवायरनमेंट फेवरेबल होगा तो वो फले फूलेगा। अगर उसको आप उखाड़ के कहीं ऐसी जगह लगा देंगे जहां उसके लिए वेदर ही फेवरेबल नहीं है तो वो मुरझा जाएगा। यही सेम कॉन्सेप्ट आपका किसी भी इंडिविजुअल के लिए हो सकता है, औरत के लिए हो सकता है, कि आपके लिए उसके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, और जैसा एनवायरनमेंट होता है वो कोई उससे लड़ जाता है, कोई हार मान जाता है। हमना लड़ जाएगी, हमना का कैरेक्टर हमने स्ट्रांग रखा है कि वो लड़ेगी, जहां तक लड़ सकेगी लड़ेगी। अच्छा, हमना के बारे में एक और बात मैं आखिरी क्वेश्चन में आपसे पूछूंगी हमना के बारे में, कि देखो, जब हम ड्रामा स्टार्ट करते हैं और एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो ऑब्वियसली उसकी जो बेस्ट क्वालिटीज होती हैं वो पुट फॉरवर्ड करते हैं ताकि लोग उस कैरेक्टर के साथ उस तरह से कनेक्ट करें बाकी के सीरियल के अंदर। बिल्कुल। आपने जब हमना का इंट्रोडक्शन करवाया, जिस तरह से करवाया, उसमें वो जो फातिमा वाला जो एलिमेंट आप एक लेकर आए हो उसके अंदर, जी बिल्कुल। उस हाँ। एक दिमाग के अंदर एक हमना का एक ये भी एक चीज एक जो मुझे स्ट्राइक की वो ये की कि ये इम्पल्सिव लड़की है, ये डिसीशंस फौरन ले लेती है, ये ट्रस्ट फौरन कर लेती है, शी जस्ट मेक्स अप हर माइंड अबाउट समथिंग एंड देन शी गोज ऑल आउट फॉर इट, नॉट इवन थिंकिंग अबाउट ऑल द रिस्क दैट शी इज टेकिंग या जो नहीं ले रही। तो हम्म। ये चीज क्या हमना के कैरेक्टर से टेक अवे नहीं कर रही जो कुछ आप आगे दिखाना चाह रही हैं? नहीं, उसका कैरेक्टर ऐसे ही है, वो इतनी ही स्ट्रांग है, स्ट्रांग हेडेड लड़की है कि वो ऐसे अगर उसका डिसीजन क्विक है तो उस क्विक डिसीजन के पीछे भी उसकी एक प्रॉपर थॉट होती है। ना समझी का फैसला नहीं होता उसका, सामने वाले को लगता है वो, जैसे वो फातिमा का पूरा हमने एक इवेंट रखा था उसके कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो उसमें उसकी जो माँ को लग रहा था ना समझी का फैसला, जो कि एक बहुत नेचुरल बात है माँ के हवाले से, कि माँओं को लगता है ना कि तुम्हें क्या पता, तुम्हारी अभी उम्र नहीं है, और जो है तुम्हारी क्या कहते हैं कि तुम अभी छोटी हो, तुम्हें दुनिया का नहीं पता। लेकिन उसने वो सब कुछ सोच समझ के लिया था, और इसीलिए हमने उस सिचुएशन को जो वाइंड अप किया वो एक पॉजिटिव नोट पे किया, ताकि हमारे कैरेक्टर का इंट्रो एक प्रॉपर तरीके से स्टैब्लिश हो सके कि ये लड़की जो बाजाहिर हर किसी को लग रहा था कि तुमने बेवकूफी की, एक अनजान लड़की को ले आई और ये किया, मगर उसने बेवकूफी की नहीं थी, उसने सही किया था। वो अगर फातिमा को उस दिन उसके बाप से ना मिलवाती तो उसके बाप को तो पता ही नहीं चलता कि उसकी बच्ची क्या क्या झेल के आई हुई है, क्योंकि उसके जो मदर थी या उसका जो भाई था वो तो उसको उसकी जो प्रॉब्लम्स थी या जो उसकी जो मिजरी थी वो बाप तक पहुंचा ही नहीं रहे थे कि उसको कोई सपोर्ट मिले। लेकिन सूफिया, तो आप खुद माशाल्लाह 3 बच्चों की अम्मा हैं, बेटी की अम्मा भी हैं, बेटों की अम्मा भी हैं। क्या आप ये चाहेंगी कि आप अपने बच्चों को ये मैसेज दें कि वो इस तरह से रेकलेसली किसी को भी घर पे ले आए बगैर जाने बूझे, बगैर किसी उसके, फिर ऐसे ही मुंह उठा के उसके घर चले जाएं, कंसीडरिंग के सामने कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा? आई थिंक इट वाज अ वेरी रेकलेस थिंग टू डू। इसमें तो सोच समझ की कोई बात ही नहीं थी। मुझे जो लगा, लाइक बीइंग रियलिस्टिकली अगर मैं सोचूं, तो घर वाले तो गलत नहीं कह रहे थे। और जो अब्बा का जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि बेटा ये चीज हम पुलिस के थ्रू भी सॉल्व कर सकते थे, व्हाई डिड यू हैव टू गो ऑल आउट? कि भाई ठीक है, थोड़ा इतना भी आप सब्र कर लें, थोड़ी देर आप इन्वॉल्व करें, बुजुर्गों को इन्वॉल्व करें, बड़ों को इन्वॉल्व करें जो वहां रह रहे हैं, वहां के सिस्टम को समझते हैं, और वहां से फिर आप पुलिस को लेके और आप उसको उस चीज को सॉल्व करें, बजाय इसके कि आप क्लैशनकोव लेके खुद ही घुस जाएं उसके घर में।
तो वो तो एक इम्पल्सिव चीज थी, मतलब उसमें मुझे समझ नहीं आ रही कि वो हम कैसे कह सकते हैं कि वो सेंसिबल डिसीजन था उसका। अच्छा, उसमें यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि क्योंकि आप एज मदर हो के इस पूरे सिनेरियो को पिक कर रही हैं, देखिए मैं तो आपकी बात से मुझे ये समझ में आ गया कि मैंने बिल्कुल ठीक किया। ओके। पहली चीज ये कि मैंने जो माँ दिखाई वो वही दिखाई जो शायद हर माँ सोचे। तो कनेक्टिविटी है, रिलेटेबिलिटी है। मगर जो हमना की एज की लड़कियां हैं, जो एक यंग ब्लड हैं, जो कुछ कर जाना चाहती हैं, जो जिन्हें आइडिया, जो बेवकूफ नहीं है, वो जैसे मुझे, मैं हूं, अगर मैं माँ के तौर पे देखूं तो मैं 10 चीजों में अपनी बेटी को कहती हूँ तुम्हें नहीं पता, तुम बेवकूफ हो, तुम छोटी हो, ये हो। लेकिन वो छोटी नहीं है, वो पढ़ लिख रही है ना, हम उसे तालीम दे रहे हैं। उस पेरेंट्स को या बड़ों को हमेशा लगता है कि उनसे जो छोटा है ना वो कोई बेवकूफी कर जाएगा। ये बहुत नेचुरल बिहेवियर है हमारे बड़ों का। मेरे बड़ों का भी था, मेरा भी है अपने छोटों के लिए, और शायद ये हमेशा चलती रहेगी, बिकॉज इट्स अ वेरी नेचुरल इमोशन कि हमें अपने छोटों की बहुत फिक्र होती है और हमें लगता है कि वो कोई बेवकूफी कर जाएंगे। और इसीलिए इसमें मैंने हमना के साथ, अगर कोई हमना को समझा तो वो कौन समझा? राहिम, मगर जो राहिम इसका भी पात्र। राहिम भी तो गार्ड्स को लेकर आ गया ना। उस वो क्योंकि तो उसको कवर भेजा करने गया के ना। लिए हाँ, लेकिन राहिम जरूरी। ने, राहिम जब वहां गया और जब राहिम उसे वापस लेकर आया तो उसने उसके पेरेंट्स से यही कहा कि आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि जो कुछ आप सोच रहे थे, आप वर्ड सोच रहे थे, आपने पॉजिटिव साइड पे कुछ सोचा ही नहीं। देखिए, अगर पेरेंट्स पॉजिटिव साइड पे सोचते तो हमना को ये करना ही नहीं पड़ता। हमना को ये करना सिर्फ इसलिए पड़ा कि उसकी माँ ने खड़े खड़े उस बेचारी लड़की को घर से निकाल दिया। उस पॉइंट पे वो रेकलेस हुई। हमना के रेकलेस होने का रीजन क्या था? कि उसकी माँ ने, अब यहाँ पे क्या चीज हमने दिखाने की कोशिश की, क्योंकि ये हमारा हमना का एक तरह से, मैं इस सीन को पहला सीन कंसिडर करती हूँ, क्योंकि यहां से हमारा कैरेक्टर नजर आया। वो क्यों नजर आया? क्योंकि वो एक लड़की को मदद के लिए लेकर आई। अब जब वो घर लेकर आई तो वहां उसने क्या एक्सपेक्ट किया? कि उसके घर वाले उसको समझेंगे, उसके घर वाले ये समझेंगे कि हाँ, हमना ने किया है तो 2 मिनट देंगे, सोचेंगे, सुनेंगे। अब जो कुछ उसके बाप ने बाद में कहा वो सब उसका बाप पहले कर भी सकता था, लेकिन हमने ये चीज नहीं दिखाई। हमने फैमिली को बिल्कुल एक नॉर्मल, जो पेरेंट्स की थॉट होती है, जो शायद मेरी भी हो, शायद और हर पेरेंट्स की हो, कि उन्हें वो बेटी फौरन से गलत लगी, और इसीलिए थ्रू आउट द सिचुएशन हमने ये प्रूव किया कि वो गलत थी नहीं। जो कुछ उसने फातिमा से बात की, या जो उसने जज किया, या जो उसने फातिमा को समझा, फातिमा को उसने बिल्कुल ठीक पहचाना। इस पूरी सिचुएशन को, इस पूरे सिनेरियो को दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि हमना में लोगों की पहचान है, हमना को समझ है कि कौन सही है कौन गलत है। इसीलिए विद इन फ्यू सीन्स हमने दिखाया कि उसे हुमायूं का एक्ट ट्रिगर कर गया। जो दामाद 8 साल से सास ससुर को हिंट भी नहीं दे सका कि वो क्या है, हमना ने उसको चंद दिनों में पिक कर लिया कि ये मेरे खिलाफ क्यों है, ये क्यों नहीं चाहता कि मैं कुछ करूं। और ये उस कैरेक्टर का इंटेलिजेंस है। जो हमना का कैरेक्टर है वो इतनी समझदार, इतनी जहीन है कि वो पिक, उसने पिक कर लिया हुमायूं को। हुमायूं को कोई पिक नहीं, और हुमायूं को क्या चीज खल रही है? यही चीज तो खल रही है कि ये कैसे समझ रही है कि मैं क्या चाहता हूं, इसे मेरा अगला कदम पता कैसे चलता है। इसीलिए वो भी एग्रेसिव हुआ है, वो भी कुछ भी कर जाने को तैयार है, और हमना भी कुछ भी कर जाने को तैयार है। तो इट्स ए स्टोरी बिटवीन गुड एंड इविल। तो जितना आपका जो नेगेटिव जो कैरेक्टर है वो स्ट्रांग हो रहा है, उतना ही आपका पॉजिटिव उस पर रिएक्ट कर रहा है, फाइट कर रहा है। और यही खींचातानी हमारी कहानी है, और यही तवज्जो का बाइस भी है कि दोनों तरफ दोनों स्ट्रांग हेडेड लोग हैं। सबसे ज्यादा जो मुझे मजा आ रहा है ना, वो हुमायूं का कैरेक्टर देख के आ रहा है एक्चुअली। द वे समी खान इज पोर्ट्रेइंग दिस कैरेक्टर मीर हाँ, हुमायूं शाह। अमेजिंग, अमेजिंग, या। और उसमें आई थिंक कि अब ये आपने लिखा है ऐसे या फिर डायरेक्टर का है, वो जो फुट टैपिंग वाला जो एक सीन होता है कि जी वो पैरों को टैप कर हाँ, रहा होता हाँ, है,
गूज बम्स आ जाते हैं सीरियसली। वो टैपिंग शुरू हाँ, होती, आई थिंक इट वाज अ तो वेरी वेरी स्मार्ट मूव जिस किसी का भी है या कि वो जो उसके कैरेक्टर के साथ किया है। और क्या ब्रिलियंटली परफॉर्म किया है समीर खान ने इसको, मतलब। बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ही, बिकॉज जो एक जो हुमायूं के कैरेक्टर की जो नेगेटिविटी थी, बिकॉज हुमायूं भी एक नेगेटिव कैरेक्टर है बट ही इज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। यहाँ पे जो हमारे जो दोनों कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन है वो यही है कि दोनों बेइंतहा ज़हीन हैं। दोनों इंडिविजुअल्स जो हैं, हुमायूं भी और हमना भी, दोनों बहुत ज़हीन हैं और अपने अपने पॉइंट पे डटे हुए हैं। एक अपनी जहानत को नेगेटिव वे में यूज कर रहा है, एक अपनी जहानत को पॉजिटिव वे में यूज कर रहा है। वो वही वाली बात है कि कौन किस चीज को किस तरह से क्या कहेंगे कि किस तरह से लेके चलता है, कि वो एक चेंज लाना चाहती है, वो अपने अगर वो समझ सकती है या उसको, जैसे आपने देखा होगा एक बहुत हमना अपने फादर से भी यही कहती है कि जब भी मैं किसी अंडर प्रिविलेज्ड लड़की को या किसी शख्स को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर कुदरत ने मुझे सब कुछ दिया है या हर चीज मुझे इतनी आसानी से मिलती है, मुझे तालीम अच्छी मिली है, मुझे घर अच्छा मिला है, मुझे फैमिली अच्छी मिली है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें किसी का हिस्सा है। बिल्कुल। तो वो उसकी उसमें जो ये जो थॉट हम बहुत अच्छी कैरेक्टर बात। में रखी है कि वो ये वही थॉट है कि उसके अंदर ऑनेस्टी है, वो एक बहुत ईमानदार लड़की है और उसको लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ एक जनरल सोच क्या है कि भाई मैं फलाने की बेटी हूँ, मैं इसकी बेटी हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ। मगर वो अपने आप को एक कहना चाहिए कि सब सारे रिश्तों के साथ हम अल्लाह का बंदा है ना, हमारी एक जिम्मेदारी बनती है दूसरों लोगों की। अगर ऐसा नहीं होता तो ये हुकूकुल इबाद का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाना था। तो हमना में हमने वो टच भी रखा है कि उसे ये लगता है कि अगर मुझे सब कुछ इतनी आसानी से मिला है तो जिसे नहीं मिला अगर मैं थोड़ा बहुत उससे शेयर कर लूंगी तो क्या बुराई है। और वहीं उसके पैरेलल हुमायूं को की थॉट हमने क्या दिखाई है कि सब कुछ मेरा है, मैं किसी से शेयर नहीं करूंगा। वो उसी चीज को लेके एग्रेसिव है। तो मुझे ये बताएं, अगर अगर रिवील कर सकती हैं तो, कि हुमायूं कर क्या रहा है? कर क्या रहा है मतलब? मतलब ऑफिस में या फैक्ट्री में क्या इलीगल काम क्या कर रहा है? आई मीन, इज इट समथिंग दैट विल बी रिवील लेटर, या फिर आप अभी इस पॉइंट पे रिवील कर वी विल सकते? रिवील लेटर, वी विल अच्छा। रिवील लेटर। अच्छा, ओके, क्योंकि वो समझ में नहीं आ रही चीज, बट ऑब्वियसली वो अभी शायद अभी समझने की जरूरत भी नहीं है, वो बाद में रिवील। हाँ हाँ, वो हम समझाएंगे बिल्कुल। वो अभी आप समझाएंगी, सही है। जी। अच्छा, जब आप लिख रही थी इस ड्रामे को और जब आप स्क्रीन पे देख रही हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? आपको लग रहा है कि जस्टिफाई हो रहा है, जैसा आपने लिखा था स्क्रीन पे वैसे ही प्रेजेंट हो रहा है, या ज्यादा बेहतर महसूस हो रहा है, या इतना अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे हुमायूं का कैरेक्टर है, समी खान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत ही जबरदस्त। लाइक वो मैं कहूंगी कि एक वैसे भी देखें, एक बड़ा ही प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि राइटर के लिए स्क्रीन से सेटिस्फाई होना बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जब आप लिख रहे होते हैं तो आप अपनी तसव्वुर में आजाद होते हैं। आपका कैनवस बहुत बड़ा होता है, इमेजिनेशन में आपका कैनवस बहुत बड़ा होता है, आपके पास कोई रोक टोक नहीं होती, कोई हिंड्रेंस नहीं होती, कोई हद नहीं होती। आप किसी भी कैरेक्टर को या किसी भी सीन को किसी भी हद तक सोच सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब वो चीज प्रैक्टिकली जो है शूट की जाती है तो डायरेक्टर के लिए बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती हैं। तो ये गैप तो रहता है बहुत सारे सीन्स में, मुझे लगता है बहुत सारी जगह मुझे लगता है कि अरे ये तो यूं था, यूं लिखा था, लेकिन फिर हमें खुद को समझाना पड़ता है कि बहुत सारी चीजों को हमें मार्जिन देना पड़ता है। ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और वो बिल्कुल हमना लग रही है मुझे, वो बिल्कुल जो है उस जो उसके कैरेक्टर ट्रेट्स हैं हमना के, वो उसको उसने बहुत अच्छा कैरी किया है। तो नो डाउट। कुछ चीजें होती हैं, कुछ नहीं होती, जो नेचुरल है। और ऑब्वियसली वही वाली बात है कि इमेजिनेशन को मीट करना, लाइक इमेजिनेशन मेरी है, फिर डायरेक्टर जब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो डायरेक्टर की अपनी एक परसेप्शन होती है चीजों को लेके।
तो वो तो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होता रहता है, बट जब हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो राइटर और डायरेक्टर का जब कॉम्बिनेशन स्क्रीन पे आता है तो वो कितना अट्रैक्टिव बनता है। तो अगर जब हमें नक्श का पहली एपिसोड से इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो इट मीन्स कि ये कॉम्बिनेशन वर्क कर गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। वीक कैरेक्टर है राहिम की, जो पर्सनैलिटी हमने दिखाई है एक वीक पर्सनैलिटी दिखाई है। वो एक जो है सबमिसिव सा ब्रदर है, जो बहुत ज्यादा अपने भाई के असर में है, और उसके जब वो हमना के साथ होता है तो वो हमना के असर में। तो वो जो आपको अभी बहुत बॉदर कर रहा है सीन, उसका जवाब आपको इसी सीरियल में आगे मिलेगा कि ये चीज वो ब्रेक कैसे करेगा, वो कैसे इसमें से जो है निकला है। बट ऑब्वियसली आपकी जो थॉट है इसके लिए वो बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ, और शायद इट वॉज सो मच फन टॉकिंग टू यू। बहुत ज्यादा जाहिर है हम डिटेल में नहीं जा पा रहे बिकॉज ऑब्वियसली अभी तो सिर्फ 6 एपिसोड्स हुई हैं। इट्स एग्जैक्टली जी जी तो लेट्स होप कि एक एपिसोड के एंड में भी एक सेशन लगाते हैं और फिर बैठ के बात करते हैं कि बिल्कुल क्या। इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अभी तो बहुत जो है कहानी हमारी बाकी है, अभी तो हम शुरू हुए हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल अभी तो पार्टी शुरू हुई है, लेकिन एग्जैक्टली। कूद के टू यू एंड द डायरेक्टर एक्सक्यूज मी एंड द इंटायर कास्ट, वंडरफुल जॉब, वंडरफुल जॉब, बहुत अच्छा। और थैंक यू सो डू मच। फॉलो अस, हम लोग छोटी छोटी चीजें निकालते रहते हैं और अपने रिव्यूज में हम नक्श को डेफिनेटली रखते हैं बिकॉज आई थिंक इट्स जो अभी आजकल सीरियल्स चल रहे हैं उसमें से वन ऑफ द बेस्ट सीरियल्स में इसका डेफिनेटली शुमार होता है। थैंक यू सो मच, ओके, मीन्स अ लॉट। थैंक यू।